अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। नाजरीन, हमारा मुआशरा रोज बरोज किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमजोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद इन गुनाहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम असूल रौंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमों के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े हो सकेंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतज़िर मजलूमों की आवाज़ बनते हैं। ये कहानी एक बेटी की है जो मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के ख्वाब लिए ससुराल गई, लेकिन 10 महीनों के अंदर ही वो ख्वाब फांसी के फंदे पर झूलते हुए दम तोड़ गए। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो बेटी के लिए इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दे रही है। ये कहानी है एक ऐसे मुआशरे की जहां निकाह नामे की चंद शराइत किसी की जान लेती हैं और कानून सिर्फ फाइलों में दफन रह जाता है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाके वजीरपुर में 10 माह कबल आयशा की शादी राना शाहिद नामी शख्स से हुई जो पहले से शादीशुदा था। औलाद न होने की वजह से शाहिद ने आयशा से दूसरी शादी की। आयशा के वालिदैन ने बेटी की हिफाजत के लिए निकाहनामे में कुछ सख्त शराइत शामिल करवाई, वही शराइत जो बाद में आयशा के लिए वबाले जान बन गई। मकतूला के वालिदैन के मुताबिक शादी के इब्तदाई दिनों में सब कुछ बेहतर रहा, लेकिन जल्द ही शाहिद ने अपनी बीवी पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो वालिदैन से कहे कि निकाह नाम की शराइत ख़त्म कर दें। आयशा ने इनकार किया और फिर एक दिन से मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। आयशा को फांसी देकर कत्ल किया गया और बाद अज़ां से खुदकुशी का रंग दिया गया। मकतूला के वालिद नाजिम अली के मुताबिक क्राइम सीन को खुद ही ख़राब करके लाश को छत से उतारा गया और पुलिस को इतला देने से पहले ही जनाजे का ऐलान भी करवा दिया गया। बच्ची जब मेरी गई है ना वहाँ पे, तो 4-5 माह जो बच्ची बहुत खुश रही है। 4-5 माह के बाद उन्होंने हमें फ़ोन करना शुरू कर दिया और जो शर्तें लिखी हैं भाई वो हमारी ख़त्म करो। तो हम यहाँ से गए, 2-3 दफ़ा गए, हमने उनको समझाया लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर उन्होंने मेरे बच्ची के साथ टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बच्ची को कहते थे हमारे साथ चलो, या स्टाम्प बना के दो, या अदालत में चलो, जज के सामने जाके बयान दे दो भाई मैंने ये शर्तें माफ़ की वरना आपको कत्ल कर देंगे या आपको खुश नहीं रखेंगे। बच्ची घर पे आती थी, जब वो आके हमें बताती थी, वो फ़ोन भी बच्ची को नहीं करने देते थे। एक दफ़ा हम वहाँ पे पहुँचे, उसका फुफाजात भाई और मैं और उसकी वालदा आयशा की, हम वहाँ पे पहुँचे तो बच्ची उन्होंने इतनी डराई हुई थी। उनके घर की 3 मंजिलें हैं, बच्ची तीसरी मंजिल पे जाके बैठ गई। हम 1 घंटा बैठे रहे, बच्ची हमें मिलने के लिए नहीं आई नीचे। ऊपर मैं गया, मैंने जाके उसको बुलाया, मैंने बोला बेटा क्या बात है, आप नीचे क्यों नहीं आई? वो मुझे कहने लगी पापा ये मेरे साथ ज्यादती करता है, इसने मुझे मारा है, ये कहता है भाई अपने माँ बाप को बोलो ये शर्तें ख़त्म करो वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। रिश्ता लेने के लिए हम की ना नंद और नंदोई आए थे और हमने रिश्ता दे भी दिया था। हालांकि वो शादीशुदा था पहले से। उसने कहा था बच्चों की खातिर शादी कर रहा। शादी के शुरू के दिनों में मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके साथ रवैया भी उसने अच्छा ही रखा। सिर्फ 4-5 माह के बाद टॉर्चर करना शुरू कर दिया बच्ची को। कहने लगा कि जो इसके ऊपर शराइत लिखी हुई है ना निकाहनामे के ऊपर, इसको ख़त्म करवा दो। पहले उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके पापा को कहा भाई ऐसे ऐसे करके फ़ोन आता है। उसने कहा ये आपका मसला नहीं है, हमारा मसला है, हम खुद देख लेंगे। फिर बच्ची को मारना शुरू कर दिया उसने। जब बच्ची आती थी ना बताती थी, फिर मैंने उसके पापा को बताया। फिर हम लोग उधर गए साहिवाल में उसको कहने के लिए। फिर उसने माजरत भी की। माजरत करने के बाद दोबारा से फिर मारना शुरू कर दिया। इसी तरह 2-3 माह चलते रहे। फिर हमें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया और उसने मौका देख लिया, अभी ये तो चले गई। और फिर इफ्तारी से पहले 7वें रोज़े को
5 मिनट पहले फ़ोन आया कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है, लेकिन जब हम गए वो ख़ुदकुशी नहीं थी, उसको कत्ल किया गया था। बहुत बुरी तरह मारा हुआ था उसे, उसके हाथ बंधे हुए थे, गर्दन पे भी निशान था उसके, और पाँव भी सूजे हुए थे। इसको ख़ुदकुशी तो नहीं कहते, ख़ुदकुशी तो वो होती है जो खुद ली जाए, हाथ पांव बांध के खुदकुशी कोई भी नहीं करता। हालांकि उंगलियों के ऊपर भी निशान थे, हैं? दोनों हाथों पाँव के निशान नीले हुए थे, उंगलियों को कूटा हुआ था, कोई खुद तो नहीं कूटता बांध के, सिर्फ और सिर्फ भी शर्त ख़त्म कर दो इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बाप की बेटी ऐसे ही चुपचाप दफन कर दी जाएगी? क्या निकाहनामे की शराइत इतनी ही खता है कि उन पर मौत की सजा दी जाएगी? क्या हमारी अदालतें, हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत सिर्फ उनके लिए है जो ताकतवर हैं? क्या बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ अब भी माँ बाप के बस से बाहर हो चुका है? क्या अब ये मुआशरा इतना बेहिस हो चुका है कि माँ की चीख भी किसी को सुनाई नहीं देती? क्या हम इस बात पर खामोश रहेंगे कि एक बेटी के हाथ पांव बांधकर खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया? नाजिम अली ने एबीएन न्यूज़ को ये बताया कि ससुराल वालों ने फ़ोन पर कहा कि आयशा ने खुदकुशी की है और दरवाज़ा तोड़कर लाश निकाली गई। लेकिन जब वो मौका पर पहुंचे तो न वो दरवाज़ा टूटा हुआ था, ना ही कोई शवाहिद, सिर्फ उनकी बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने जानबूझकर केस को दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि फाइनल मेडिकल रिपोर्ट में भी रद्दोबदल का खदशा भी जाहिर किया गया। मकामी थाने के एसएचओ और तफ्तीशी अफसर पर सुलह के लिए दबाव डालने और रिश्वत लेने के संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए। आयशा के वालिदैन का कहना है कि इंसाफ न मिलने पर उन्हें डीपीओ सरगोदा को तहरीर दरख्वास्त देनी पड़ी कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए और मेडिकल रिपोर्ट में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मकामी लोगों ने भी शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस बेईमाना कत्ल का नोटिस लें। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया, दोनों मरकज़ी मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया है और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले वालों ने जो है वो 115 पे कॉल किया है, पुलिस मौके पे जाके पहुंची है, वहाँ पे डीएसपी साहब पहुंचे हैं, उन्होंने मौका जाके देखा है वहाँ पे, तो मौके पे जो है ना दरवाज़ा टूटा हुआ था, ना खिड़की टूटी हुई थी, ना लाश लटकी हुई थी। उससे पहले ही उन्होंने सारा जुर्म ख़त्म कर दिया था, तो 115 पे कॉल भी नहीं करी थी, वो मोहल्ले वाले ने 115 पे कॉल किया है। हमने जाके देखा है, जब बच्ची हमारी नीचे वाले फ्लोर पे चारपाई पे उन्होंने लटाई हुई थी और उसका मुंह जो है वो दुपट्टे से ढांपा हुआ था ताकि वो निशान भी ना नज़र आए किसी को। और जो उसका खामिद है वो तीसरी मंजिल पे बैठा था और बड़ा खुश था, और जो उसकी सौतन है वो भी बड़ी खुश थी। चारपाई के पास वहाँ पे उनका कोई आदमी नहीं था। हमारे रिश्तेदार जाके वहाँ पे बैठे हैं, पुलिस ने जाके डेड बॉडी जो है अपनी रियासत में की है और पुलिस ने ही मुलज़िम को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो अब सिलसिला चल रहा है वो मौके पे जाके देखा है, सारा कुछ देखा है, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा, यानी कि दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा, खिड़की टूटी हुई नहीं नज़र आ रही। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक लड़की का कत्ल नहीं, यह माशरती इंसाफ, निज़ामी कानून और इंसानी ज़मीर का कत्ल है। आयशा की मां कहती है कि अगर बेटी को इंसाफ न मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। तो क्या हम एक और लाश का इंतजार कर रहे हैं? क्या बेटियों की जिंदगी अब निकाहनामे, ताकतवर ससुराल और बेहिस इदारों के रहमो करम पर है? हम कब जागेंगे जब हर बाप अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की नहीं कब्र की तैयारी करेगा? अगर अब भी खामोश रहे तो अगला जनाजा शायद आपके घर से उठे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी।